हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एन की एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए बेहतरीन वीडियो आरबीएससी बुक पर आधारित मैंने बनाई है और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो और अच्छे से मैं वीडियो लेके आऊँगी। दोस्तों, मैंने कक्षा 6 की जो बुक है उस पर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, हमारा राजस्थान की। उसके मैंने 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप 3 वीडियो या फिर 3 पार्टों की जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने चैप्टर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल है उसके प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ। ये मैंने खुद से बनाए हैं और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अब स्किप करके मत देखिए, आप पूरे वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला प्रश्न है, प्रारंभिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक युग कहते हैं कि पत्थरों का या पाषाणों का युग था, इस कारण से उसे प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर युग में मानव आवश्यकता भोजन की प्राप्ति किस प्रकार करता था? तो प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर कह सकते हैं कि भोजन की पूर्ति वो कैसे करता था? तो वो जानवरों का शिकार करता था, जानवरों का शिकार अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्र करके करता था, यानी कि फल फूल खाता था और जानवरों को मांस का भक्षण भी वो करते थे। यानी कि पहले के समय में तो कोई खाना पकाते नहीं थे, कच्चा खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ तो खाना पकाकर खाया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तर युग में मानव ने कौन से उपकरण बनाए? तो प्रस्तर युग में मानव ने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि कुल्हाड़ी कौन से युग की है या कौन से युग का उपकरण है, या फिर प्रस्तर युग से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें अगर एक गंडासा दे दिया या एक छुरा दे दिया तो ये पूछ सकता है कि यह कौन से युग का है ना। या प्रस्तर युग से प्राप्त सामग्री और 4 ऑप्शन दे दिए तो हमें उसमें से चॉइस करना पड़ेगा। तो प्रस्तर युग से प्राप्त सामग्री कुल्हाड़ा, गंडासा, छुरा ये उपकरण है। नेक्स्ट, प्रस्तर युग के उपकरण हमें कौन सी नदियों से प्राप्त हुए हैं? तो प्रस्तर युग के उपकरण हमें बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों से प्राप्त हुए हैं या इनके किनारों से प्राप्त हुए हैं। अब बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल, चाहें तो आप ट्रिक बनाए हैं या 3-4 बार पढ़ लेंगे तो वैसे भी आपको आसानी से हो जाएगा। और सबसे मेन बात तो ये कि अगर पाठ पढ़ते हैं तो भी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर आपके पास में बने बनाए प्रश्नों का संग्रह मिल रहा है तो फिर आपको केवल इसको रिवीजन करना है बार बार। आपको बनाने की मेहनत नहीं करना पड़ रही, केवल एक वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, केवल नोट कर लीजिए आप कॉपी पेन लेके और उससे बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? ये प्रश्न भी कई बार आया है। तो धातुओं में मानव ने यानी कि सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। नेक्स्ट, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि तांबे के जो बर्तन बने हुए होंगे या कुछ भी तांबे की वस्तुएं जो है वे हमें कालीबंगा से, गणेश्वर से और आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र संस्कृति या ताम्र सभ्यता जो है उससे उससे रिलेटेड है, गणेश्वर भी हैं और आहड़ भी हैं। नेक्स्ट, मानव शिकार से किस कार्य की ओर अग्रसर हुआ? तो मानव शिकार सबसे पहले तो वो खाना शिकार करके ही अपनी पूर्ति करता था, लेकिन वे फिर पशुपालन करने लगा जिससे दूध प्राप्त होने लगा, अन्य चीज़ें प्राप्त होने लगी,
कृषि से उससे भी अनेक प्रकार का सपोर्ट हुआ और इस प्रकार वह पहले शिकार ही करता था, फिर वह पशुपालन और कृषि करने लगा। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दृश्यवती और सरस्वती नदी। ये पूछ सकते हैं कि दृश्यवती सरस्वती नदी का संबंध किससे है? कालीबंगा से है। नेक्स्ट, कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की है। कालीबंगा वेरी IMP कब की थी? 1951 में, 1951 में सर्वप्रथम की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? 1951 में। किसने की? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा की। ठीक है, कैसे भी पूछ ले प्रश्न, आपको याद होगा तो आप दे दोगे आंसर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? या किस? तो यह हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में। ये पूछ सकता है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी? घग्गर नदी। नेक्स्ट, अमलानंद घोष के बाद किसके निर्देशन में यहाँ यानी कि कालीबंगा में खुदाई हुई? तो अमलानंद घोष के बाद ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन दोनों ने कालीबंगा में मतलब खुदाई करवाई। इनके निर्देशन में, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में कालीबंगा में खुदाई हुई। किसके बाद में हुई? अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम की थी। इसके बाद 1961 से 1969 में BB लाल और BK थापर। अगर एग्ज़ाम में BB लाल शॉर्ट में आ जाए ना तो भी सही है और BK थापर नाम याद होने चाहिए। चाहे ब्रजवासी लाल बोल देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो BB लाल पढ़ा था, है ना। तो ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, नाम शॉर्ट में भी याद रखें और पूरे भी याद होने चाहिए, ताकि कैसे भी उठा के पूछ ले हम उसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट, कालीबंगा खुदाई में किस काल का नगर मिला? तो कालीबंगा की खुदाई में सिंधु सरस्वती काल का नगर मिला है। नेक्स्ट, कालीबंगा के मकान की बनावट कैसी है? यानी कि कालीबंगा सभ्यता में मकान कैसे होते थे? तो मकानों में 4-5 बड़े और छोटे कमरे होते थे। नेक्स्ट, कालीबंगा में नालियाँ किस प्रकार की हैं? तो कालीबंगा में नालियाँ लकड़ी व ईंटों की बनी हुई हैं। याद रखना आप, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही पूछे जैसा मैंने लिखा है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। कालीबंगा में नालियाँ किस प्रकार की है? ये तो ठीक है, लेकिन लकड़ी व किस सभ्यता में लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ हैं? तो चबूतरों पर बनी हुई हैं। अग्निकुंड वेदिकाएं किस सभ्यता से संबंधित हैं? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। तो मकान की बनावट, लकड़ी ईंटों की नालियाँ, अग्निकुंड वेदिकाएं जो चबूतरों पर हैं, ये सब कालीबंगा से संबंधित हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। मैंने डायरेक्ट आंसर ही मतलब प्रश्न नहीं बना पाई थी गलती से, तो इसका आंसर यही है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती कालीबंगा की नगर योजना, है ना। तो कालीबंगा की नगर योजना किसके समरूप दिखाई देती है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप दिखाई देती हैं। कालीबंगा से कृषि साक्ष्य मिले, यह कृषि कहाँ की जाती थी? यानी कि कृषि के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी अपनों ने? नालियों के बारे में पढ़ा, है ना। अग्निकुंड वेदिकाएं, ईंटों की, लकड़ी की नालियाँ, 4-5 बड़े कमरे, कुछ छोटे कमरे, उसके बाद में एक दुर्ग के अवशेष, उसके बाद में कृषि साक्ष्य मिले हैं,
नगर की प्राचीर के बाहर कृषि की जाती थी। ये कालीबंगा से संबंधित है। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त सामग्री के साक्ष्य और क्या क्या हैं? कुछ तो अपनों ने ऊपर देख लिए, बाकी बचे हुए यहाँ हैं। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने आदि। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता उजड़ने का क्या कारण रहा, यानी कि ये किस प्रकार से समाप्त हुई? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। नेक्स्ट, उदयपुर के पूर्व में आहड़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। आहड़ उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर की कौन सी दिशा में? तो पूर्व दिशा में। उदयपुर कहाँ, आहड़ कहाँ बसा हुआ है? उदयपुर के पूर्व में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। आहड़ भी एक सभ्यता ही है। नेक्स्ट, आहड़ बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं। आहड़ नदी, आहड़ या बेड़च जो भी आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसे स्थानीय लोग किस भाषा में जानते हैं? तो धूलकोट के नाम से जानते हैं। आघटपुर को अन्य, यानी कि अब है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आघटपुर अलग है, धूलकोट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आहड़ आ जाए, चाहे बेड़च आ जाए, चाहे आघटपुर आ जाए, चाहे धूलकोट आ जाए, ये सब एक ही नाम है, आघटपुर। तो अगला प्रश्न था अपना कि आघटपुर को अन्य नाम से जाना जाता है। तो आहड़, ताम्रवती, तांबावती, धूलकोट, आघट दुर्ग, इन नामों से जाना जाता है। अब आघटपुर नहीं दिया प्रश्न में, धूलकोट दे दिया कि धूलकोट कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे, है ना। आघट दुर्ग आ गया, आहड़ आ गया, ताम्रवती आ गया, तांबावती आ गया। तो आप कंफ्यूज ना हो, केवल नाम याद रख लेना आप, तो आपको आसानी रहेगी प्रश्नों को हल करने में। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति से प्राप्त मकान किससे बने होते थे? तो आहड़ संस्कृति से प्राप्त मकान तो यहाँ की, सबसे पहले तो यहाँ की दीवारें मिट्टी की बनी होती थी। वैसे भी पुराने समय में मिट्टी के ही मकान, और राजस्थान में तो आज भी हमें मिट्टी के मकान देखने को प्राप्त होंगे। तो मकान की दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनी होती थी, और छत बांस की और केलू से बनी होती थी। ठीक है, आज भी गाँव में आप जाएंगे तो इसी तरीके के मकान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इस प्रकार के मकान कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट, बड़े कमरे के बीच में बांस की पर्दी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। किसमें? आहड़ सभ्यता में बड़े कमरों के बीच में, यानी कि एक बड़ा कमरा होता था, उसके बीच में बांस की दीवार कर दी जाती थी, पर्दी मतलब दीवार कर दी जाती थी, और उसे छोटे कमरे में, जिसे औरा बोले, गांव की भाषा में शायद औरा ही बोलते हैं या औवरा कह सकते हैं। तो ये किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट, मकानों में 4 से 6 चूल्हों के साक्ष्य अथवा सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य। अब आहड़ सभ्यता से मकान में मतलब 4 से 6 चूल्हों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। तो इससे क्या हमें पता चलता है? तो हमें यह पता चलता है कि अगर एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हे हैं तो यहाँ सामूहिक भोजन बनता होगा, या एक साथ एक ही घर में ज़्यादा लोग रहते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च कोटि के चावल भी यहीं उत्पादित हुए हैं आहड़ सभ्यता से। तो उच्च कोटि के चावल कहाँ से उत्पादित हुए? कहाँ उत्पादित होते थे? आहड़ सभ्यता से। भट्टी नुमा चूल्हा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोहा या तांबा पिघलाया जाता था। तो भट्टी नुमा चूल्हे भी हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट, आहड़वासी कौन सी कला में दक्ष थे? बर्तन बनाने की कला में आहड़वासी दक्ष थे। लाल भूरे मृदभांड कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन से,
धूलकोट 1951-52 में हुआ था, उसमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तश्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ, तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी। अब आपको ये सारे पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा ऐसा कैसा पूछेंगे, क्या पता पूछ लिया जाए 6 तांबे की मुद्राएं किस सभ्यता से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए धूलकोट से। 26 किस्म की मणियाँ किससे संबंधित है? धूलकोट से। ऐसे पूछ सकता है वो कि कितने प्रकार की मणियाँ धूलकोट सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो 26 किस्म की। कितनी तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो 6 तांबे की मुद्राएं। कहाँ से? धूलकोट सभ्यता से। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको बहुत ही शानदार नोट्स प्राप्त हो। मैं मेरी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, आप खुद ये सारे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आपको केवल इसका रिवीजन करना है बार बार, बाकी और अब मेहनत करें तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट, और राजस्थान के धूलकोट के, तो धूलकोट नोट में और लिख दिया है कि यह आहड़ संस्कृति से ही संबंधित हैं। चाहे आहड़ भी आ जाए कि आहड़ संस्कृति से प्राप्त उत्खनन से, है ना, क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता, धूलकोट, या मैंने वापस से आहड़ सभ्यता ही लिख दिया है, के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? आहड़ सभ्यता जब विध्वंस हो गई, ख़त्म हो गई, तो गिलुंड और भगवानपुरा जैसे नगर बसाए गए। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता कौन से स्थान से संबंधित है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील से संबंधित है। तो बालाथल सभ्यता कहाँ पर बसी हुई है? उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है? तो बालाथल सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और शेयर कीजिए। 35वां प्रश्न है, 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल से प्राप्त उपकरण क्या क्या है? तांबे का चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता के यहाँ पे मैंने एक ही बालाथल से प्राप्त उपकरण पहला था, उसके बाद में बालाथल से प्राप्त उपकरण, तो उपकरण की जगह आप आभूषण कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि उपकरण तो ऊपर प्राप्त हो ही गए थे इस प्रश्न में। यहाँ ये आभूषण है जो पहनते थे, महिलाएं पहनती थी या आज भी पहनती हैं। तो कर्णफूल, गले का हार की लटकन, ये 2 चीज़ें और भी प्राप्त हुई है, लेकिन पार्ट के हिसाब से ये 2 उसके अंदर थी जो मैंने इसमें नोट डाउन की है। नेक्स्ट, बालाथल के निवासियों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। बालाथल सभ्यता के निवासियों के लिए जीविका के साधन थे कृषि, पशुपालन, शिकार, तीनों तरह के थे। नेक्स्ट, लोह काल के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो लोह काल के अवशेष हमें बालाथल की सभ्यता से प्राप्त हुए। आप ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं कि बाल, यहाँ ल है तो लोहा किसी भी तरह सिक्के से कि इसके अंदर ल ज़्यादा आ रहा है तो यह लोहे से संबंधित है। ये आप ट्रिक बना लें, आप खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह, जब बालाथल लोह काल से संबंधित हैं तो लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी यहाँ प्राप्त हुए होंगे। नेक्स्ट, बेराट के अतिरिक्त एक ऐसा स्थान जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है।
तो बुना हुआ वस्त्र एक तो बेराट में प्राप्त हुआ है, एक और कहाँ प्राप्त हुआ है, बालाथल सभ्यता। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि लोहा तो मिला ही है लेकिन ताम्र सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर से, है ना। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता किस क्षेत्र में पल्लवित हुई? पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी से। नेक्स्ट, गणेश्वर में कौन से धातु के उपकरण बहुतायत? जब ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है तो समझ लीजिए आपके यहाँ ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए होंगे अधिक मात्रा में। ये क्वेश्चन भी आता है। नोट डाउन करके मैंने आपको बताया है कि इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही हो, यानी कि गणेश्वर सभ्यता के निकट खेतड़ी नामक एक तांबे का भंडार था। इस कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा उपकरण तांबे के बनते थे। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरण, बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक और अंगूठियाँ आदि। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता से कौन से तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? अब गणेश्वर सभ्यता से जो उपकरण प्राप्त था, दोहरी पेचदार शिरावली ताम्रपिन। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि दोहरी पेचदार शिरावली ताम्रपिन किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर। यह कहाँ निर्यात किया जाता था? तो पश्चिम और मध्य एशिया में। ठीक है, और पश्चिम और मध्य एशिया में दोहरी पेचदार शिरावली ताम्रपिन उपकरण जो था, जो निर्यात किया जाता था, वो कौन सी सभ्यता से? तो गणेश्वर सभ्यता से। कैसे भी पूछ लेगा घुमा फिरा के। आप जब पढ़े ना 4-5 प्रकार के प्रश्न बनाए, एक ही प्रश्न बन सकते हैं तो और फिर पढ़े। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो 2 प्रकार के। जो 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या हैं? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन। अब हल्के लाल रंग के बर्तन किससे संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से। काय के थे बने हुए? मिट्टी के। ये हड़प्पा पूर्व संस्कृति के। और एक और लाल चिकनी मिट्टी, चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख। और ये सब काय के थे? मिट्टी के। नेक्स्ट, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं कौन सी हैं? आहड़, गणेश्वर। ये तो आपको अभी पढ़ा ही था अपनों ने, ये भी पढ़ा था। दोनों ताम्रकालीन है, यानी कि तांबे के उपकरण पाए जाते थे, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, लोहकालीन इतिहास जानने के लिए निम्न सभ्यता स्थल। तो लोहकालीन इतिहास जानने के लिए बेराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थल हैं। यहाँ लोहकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और अगर हमें जानना है तो इनका इतिहास पढ़ना होगा। नेक्स्ट, बेराट राजस्थान के किस जिले में? तो बेराट राजस्थान के जयपुर जिले में। नेक्स्ट, पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। अब मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? कहाँ व्यतीत किए थे? बेराट या फिर विराटनगर कह सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में मौर्य काल का मुख्य केंद्र रहा है? बेराट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के बाबरू शिलालेख में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? तो बेराट स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये पूछ सकता है बेराट स्थल से अशोक का कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो भाबरू। और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट, 36 चांदी की मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है?
36 चांदी की मुद्राएं बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, बेराट स्थल से जो प्राप्त 36 चांदी की मुद्राएं हैं, जिसमें कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं और कितनी मुद्राएं पंचमार्कों की है। तो भारतीय यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं, 8 पंचमार्क की मुद्राएं, टोटल हो गई 36 मुद्राएं। नेक्स्ट, बेराट सभ्यता स्थल से खुदाई में प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र से युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित पाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्र लोह काल की संस्कृति को, यानी कि इन तीनों संस्कृतियों को प्रकट करने वाले प्राचीन सभ्यता स्थल, तो देख लेते हैं ये भी। भीलवाड़ा जिले में स्थित सभ्यता स्थल बागोर, ओझियाणा, या ऐसे पूछा जा सकता है कि बागोर किस जिले में है? भीलवाड़ा, ओझियाणा भीलवाड़ा जिले। सांभर और जोधपुरा जयपुर जिले में है। नगर और रेड टोंक जिले में है। नगरी किससे संबंधित है? चित्तौड़ से। ये ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में भरतपुर नौह से संबंधित है। जालोर भीनमाल से संबंधित है। और राजसमंद पचमाता गिलुंड सभ्यता से संबंधित हैं। आप इसको ये मत समझना कि ऐसे कुछ आएंगे नहीं, ये ऐसे प्रश्न भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इतने सारे प्रश्न आपके पार्ट 4 में से बने थे और मैं हर पार्ट के क्वेश्चन लेके आऊँगी, जितने बनेंगे इतने बनाऊँगी। आप बस सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों की वीडियो राजस्थान जी के से उससे संबंधित बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।